खबरदार में आज करेंगे पाकिस्तान की नापाक हरकत का विश्लेषण। जब पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रहे हैं, तब पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में जुटा हुआ है। हंदवाड़ा में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का खात्मा करने के दौरान सेना के कर्नल और मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। वहीं इस मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का चीफ हैदर और उसका साथी मारा गया। 26 साल का हैदर पाकिस्तानी आतंकवादी था जो हंदवाड़ा के जंगलों में पाकिस्तान से आतंकवादियों को रिसीव करने पहुंचा था। हैदर स्थानीय युवकों की आतंकवादियों के तौर पर भर्ती के लिए भी जिम्मेदार था। और यही नहीं, हाल ही में सोपोर में सीआरपीएफ के 3 जवानों की शहादत के लिए भी वही जिम्मेदार था। ऐसे खूंखार आतंकवादियों का खात्मा करने के दौरान सेना के कर्नल समेत हमारे 4 सुरक्षाकर्मियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की शहादत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सलाम किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना। दरअसल हंदवाड़ा में नागरिकों की जान बचाते हुए आतंकवादियों का सफाया करने की सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। देखिए, रुक रुक कर करीब 48 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में आतंकियों के ठिकाने को विस्फोट करके उड़ा दिया। जब इन धमाकों का शोर कुछ कम हुआ तो जो जानकारी सामने आई वो सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी। हंदवाड़ा में हुई इस मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का जम्मू कश्मीर का चीफ हैदर और उसका साथी ढेर कर दिए गए। दोनों ही पाकिस्तान से थे और बेहद खूंखार आतंकवादी थे, लेकिन इनका सफाया करने के बदले सेना और पुलिस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राकेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी शहीद हो गए। कर्नल आशुतोष 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, जबकि मेजर अनुज सूद काफी समय से उनके साथ काम कर रहे थे। हंदवाड़ा का ये इलाका 21 राष्ट्रीय राइफल्स की निगरानी में आता है, जिसकी जिम्मेदारी कर्नल आशुतोष पर थी। सूत्रों के मुताबिक सेना को ये जानकारी मिली थी कि आतंकी हैदर पाकिस्तान से घुसपैठ कराने वाले कुछ साथियों को रिसीव करने के लिए हंदवाड़ा के राजवाड़ जंगलों में आया हुआ है। पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ और हैदर की मूवमेंट की खबर मिलते ही कर्नल आशुतोष ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इसी के तहत हंदवाड़ा के इस इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के इस ग्रुप की जानकारी पहली बार 28 अप्रैल को मिली थी। सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद पहला संपर्क 1 मई को हुआ। 1 मई की शाम 3 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, लेकिन आतंकियों ने 11 नागरिकों को ढाल बना लिया। इनमें 5 महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। नागरिकों को ढाल बनाने वाले आतंकी भाग निकलने में कामयाब रहे। फिर 1 मई को ही ताजा जानकारी मिली कि आतंकी चांगी मुल्ला के एक घर में छिप गए हैं। 2 मई को चांगे मुल्ला के उस घर की घेराबंदी की गई। आतंकियों ने फिर से नागरिकों को ढाल बनाया। कर्नल आशुतोष समेत सभी 5 सुरक्षाकर्मी उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान घर के एक हिस्से से उन पर जबरदस्त फायरिंग की गई। मुठभेड़ में आतंकी हैदर और उसका साथी मारे गए, लेकिन घर के साथ बने एक ठिकाने में छिपे 2 और आतंकियों ने कर्नल आशुतोष की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में सभी 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। कर्नल आशुतोष और उनकी टीम ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी सिविलियनों को छुड़ा लिया। वहीं सूत्रों की माने तो 2 अन्य आतंकी भाग निकलने में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि कर्नल आशुतोष समेत 5 सुरक्षा कर्मियों से शनिवार शाम के बाद से संपर्क टूट गया था। इसके बावजूद वो आतंकियों से लड़ते रहे।
कल रात से ही ये एनकाउंटर जारी था, जिसमें ये पांचों उसी घर में अंदर थे जिस घर में मिलिटेंट्स के होने की आशंका थी, और पूरी रात लगातार जो है गन फाइट हो रहा था, लेकिन इन ऑफिसर्स का बाहर की टीम्स के साथ कोई राब्ता नहीं था। रविवार सुबह आतंकियों के ठिकाने को उड़ा दिया गया। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ। इस दौरान सुबह में सभी 5 शहीदों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए। बताया जा रहा है कि घर में मौजूद आतंकियों के पास काफी असलाहा बारूद था और वो पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। 2 हिस्सों में बटे आतंकी पोजीशन लेकर बैठे थे और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इसके बावजूद कर्नल आशुतोष ने खुद आगे बढ़कर इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया। इसी वीरता के लिए कर्नल आशुतोष को 1 नहीं 2 मेडल मिल चुके थे। ऑपरेशन के बाद शहीदों का पार्थिव शरीर हंदवाड़ा में ही 31 राष्ट्रीय राइफल्स के हेडक्वार्टर लाया गया, जहां शहीदों को सलामी दी गई। इस ऑपरेशन से एक बात तो साफ हो गई कि सेना के जितने भी ऑपरेशन होते हैं जिनमें आतंकियों से सीधी मुठभेड़ होती है, उनमें अफसरों की भूमिका अपने जवानों से आगे बढ़कर लीड करने की होती है। यही भारतीय सेना के शौर्य वीरता की सर्वोच्च परंपरा का प्रतीक है। अभिषेक भल्ला और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कर्नल आशुतोष शर्मा समेत शहीद हुए तमाम सुरक्षा कर्मियों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। वहीं कर्नल आशुतोष की पत्नी पल्लवी शर्मा ने उनकी शहादत को जिस रूप में लिया वो भी अद्भुत है। आज तक से खास बातचीत में पल्लवी ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है। दुखी होकर वो अपने पति की वीरता और अपने गर्व को कम नहीं करना चाहती हैं। सुनिए। पहले तो बहुत मुश्किल है अपने आप को ये बात समझाना कि ये सब हो गया है, पर कहीं ना कहीं कल रात से अंदेशा था कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब 16 साल की शादी के बाद पता चल जाता है कि अगर ऑपरेशन में है और अगर इतने घंटे तक कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। बाकी अपने आप को यही समझा रही हूँ मैं तब से कि आशु का पैशन यूनिफॉर्म, ड्रीम यूनिफॉर्म, तो उसके आगे कोई सॉरी बोले या कोई अफसोस मनाए तो नहीं। अगर जो भी आशु ने किया है कल, वो आशु की चॉइस थी, वो आशु का डिसीजन था, एंड वी हैव टू ऑनर हिज डिसीजन। वी कांट अफोर्ड टू डिसग्रेस। जब देश सबसे आगे रहता है तो जज्बा इसी तरह से शब्दों के जरिए निकलेगा। उधर पिछले कुछ दिनों से अगर कश्मीर घाटी की हम बात करें तो लगातार वहां पर एनकाउंटर हो रहे थे, जिनमें कई आतंकवादियों को मारा जा चुका है। इससे साफ है कि इस बार गर्मियों में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेजी से चल रहा था। इस साल अप्रैल में 17 मुठभेड़ हो चुके हैं। इन मुठभेड़ों में अब तक कुल मिलाकर 29 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 4 अप्रैल को कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 5 अप्रैल को कुपवाड़ा के केरन में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए थे। 8 अप्रैल को सोपोर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर मारा गया था, जबकि 17 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने शोपिया में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। 22 अप्रैल को शोपिया जिले में ही 2 कमांडर समेत 4 आतंकी मारे गए थे। 24 अप्रैल को अनंतनाग में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। वहीं 26 अप्रैल को कुलगाम में हिजबुल के 4, जबकि 28 और 29 अप्रैल को जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में जुटा हुआ है। आज भी कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया। हंदवाड़ा के एनकाउंटर से एक बात साफ हो गई कि पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ जारी है। कर्नल आशुतोष के नेतृत्व में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान घुसपैठ कराए आतंकियों का सफाया करने में ही शहीद हुए। बीते 1 साल में पाकिस्तान की तरफ से करीब 1400 बार सीज फायर तोड़ने की घटना हुई।
इन सब के पीछे एक ही मकसद था, आतंकियों की घुसपैठ कराना। ऐसे हमलों में सेना के जवानों की शहादत भी हुई है। वहीं अप्रैल और अब मई के महीने में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने की घटना अचानक बढ़ गई है। भारतीय सेना इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे आज तक से खास बातचीत में पाकिस्तान को इन हरकतों पर कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। ये एलसी के ऊपर ही नहीं, लेकिन हिंटरलैंड में भी टेररिस्ट की ये कार्रवाइयाँ जारी है। इसी महीने में 5 तो उग्रवादी टेररिस्ट हमने उस पहले ऑपरेशन में मारे, 4 एक दूसरे ऑपरेशन में, और आज ही 2 अलग अलग ऑपरेशन में 4 और टेररिस्ट मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर 13 के करीब टेररिस्ट आधे महीने में, अप्रैल के आधे महीने में ही हमने मारे हैं। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी है जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ऐसी हरकतें तब कर रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। भारत जहां पड़ोसी देशों की मदद कोरोना से जूझने में कर रहा है, वहीं नापाक पड़ोसी भारत पर ही गोले बरसा रहा है। एलसी की स्थिति है, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के जो प्रयास है वो जारी है। इस महीने के शुरुआत में ही एक 5 टेररिस्ट का ग्रुप ने अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जवान चौकस थे और लगातार उनका पीछा करते हुए 2-3 दिन के बाद वो 5 के 5 टेररिस्ट को मारने में सफल हुए। जो बाकी हिंटरलैंड में कार्रवाई हो रही है, जो सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, वो भी लगातार जारी है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि एक तरफ हम कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरफ के हरकतें कर रहा है। बीते कुछ दिनों की बात करें तो 3 अप्रैल को पाकिस्तान ने राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में बीएसएफ के 2 और सेना के 4 जवान जख्मी हो गए। 2 दिन बाद 5 अप्रैल को कुपवाड़ा में सेना ने पाकिस्तान से घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान हुई मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। वहीं 1 मई को उरी में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़कर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में सेना के 2 जवानों की शहादत हुई, जबकि 4 नागरिक घायल हो गए। हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों की एक कड़ी है। इन दिनों बॉर्डर पर बर्फ पिघल गई है और गर्मियों का फायदा उठाकर पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की हरकत पर उतर आया है। 370 खत्म किए जाने के बाद से ही बौखलाया पाकिस्तान वक्त बेवक्त भारत को उकसा रहा है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक से भी उसे होश नहीं आया। उसे एक बार फिर भारत से माकूल जवाब दिए जाने की जरूरत है। मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आज दूसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा है और कल से तीसरे लॉकडाउन की मियाद शुरू हुई है। मगर इस तीसरे लॉकडाउन में लोगों के लिए कई तरह की सहूलियत दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से सुनिए कि कल से दिल्ली में कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। पहली चीज तो ये कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर, उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी। लेकिन दूसरे सरकारी दफ्तरों में जो एसेंशियल सर्विसेज से डील नहीं करते, वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबाव 100% आएंगे लोग, और उसके नीचे वाले स्टाफ में 33% स्टाफ आएगा। जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या किसी भी तरह की अन्य गैदरिंग वो बंद है, वो अलाउ नहीं की जाएंगी। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, जो नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स हैं और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शॉप्स हैं, वो सारी खुली रहेंगी। वो चाहे एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, चाहे नॉन एसेंशियल आइटम्स की शॉप्स हों, कोई भी शॉप्स हों। एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल, मेट्रो बंद रहेंगी और अंतर्राज्यीय बसें बंद रहेंगी।
अंतर्राज्यीय बसें भी और विद इन दिल्ली भी, दिल्ली के अंदर भी बसें नहीं चलेंगी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बसें भी नहीं चलेंगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। और अब आगे बढ़ते हुए बात जल थल नभ से कोरोना कर्मवीरों को दी गई सलामी की। दिन में एयरफोर्स और आर्मी ने डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी सलामी दी, तो अब वक्त नेवी का है, जो देश के अलग अलग समुद्री तट पर अपनी सलामी पेश कर रही है। भारत के अलग अलग समुद्र तट से हैरतअंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। त्रिवेंद्रम, कोच्चि, कराईकल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कोरोना से लड़ रहे कर्मवीरों को सम्मान अर्पित करती हुई ये लाइटिंग्स और ये तस्वीरें अपने जज्बे का इजहार करती हुई। और ये तस्वीर आपको कोच्चि की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी निगरानी और निगहबानी का काम भारतीय नौसेना की ओर से किया जाता है। और वही भारतीय नौसेना आज कोरोना से लड़ रहे कर्मवीरों को सलामी अर्पित करती हुई, उनकी हौसला अफजाई करती हुई, हौसला बढ़ाती हुई इन तस्वीरों के साथ कि आज इस मुश्किल घड़ी में आप अकेले नहीं बल्कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। मुंबई, त्रिवेंद्रम, कोच्चि और कराईकल की ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आज पूरे दिन हमने देखा आसमान से फूलों की बारिश भारतीय वायुसेना की ओर से की गई और भारतीय थल सेना ने अपने अलग अलग धुनों के जरिए अलग अलग हॉस्पिटल्स के बाहर खड़े होकर कोरोना के कर्मवीरों को सलाम किया। तो वहीं अब बारी शाम होते होते और उसके बाद रात जब गहरा गई, तब देखिए मुंबई, त्रिवेंद्रम, कोच्चि और कराईकल में इस वक्त कैसा माहौल है। ये तस्वीरें दरअसल उस जज्बे को, उस हौसले को सलाम करती हुई, जो अपने घर परिवार की चिंता ना करते हुए फिक्र से दूर लगातार कर्म किए जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वो फल जिसमें कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, हमें जरूर मिलेगा। और ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिन की तस्वीरें आपके सामने हैं, सुबह से शाम तक की ये तस्वीरें जो हमारे जज्बे को, हिंदुस्तान की एक सूत्रता को बताते हुए तस्वीरें। फाइटर प्लेन का फ्लाई पास्ट आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स का हौसला नीचे जमीन से आसमान की ओर निहारते हुए। और आपको ये भी बताते चले कि बहुत हिस्सों से ऐसे भी तस्वीरें सामने आई जहां पर डॉक्टर्स की ओर से, स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से जो फूल ऊपर से बरसाए जा रहे थे, वो फूल चुनते हुए भी लोग नीचे नजर आए। भरोसा और हौसला देने वाली ये तस्वीरें जो अलग अलग हिस्सों की आपने देखी टीवी स्क्रीन पर। वहीं कोरोना योद्धा और कर्मवीरों के संकट की घड़ी में एक अहम स्तंभ बनकर इस देश में खड़े हुए हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचा रहे हैं। ऐसे में उनका शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। देश के रक्षकों ने उन सबको शुक्रिया कहा जो कुछ इस अंदाज में कि पूरा का पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर गदगद हो उठा। कोरोना कर्मवीरों का अद्भुत सम्मान। अस्पतालों के आगे झुका आसमान। जिंदगी बचाने वालों का दिल से शुक्रिया। जीत जाएगी जिंदगी, हार जाएगा कोरोना। शुक्रिया जो तुम अपनी परवाह किए बिना दूसरों की सांसें बचा रहे हो। शुक्रिया जो तुमने अपने परिवारों को छोड़ पूरे देश को अपना परिवार बना लिया है। शुक्रिया जो तुम मुश्किल वक्त में अपनी सारी मुश्किलें भूल गए हो। शुक्रिया जो तुम संकट के सबसे बड़े संकट मोचक बनकर खड़े हो। आज का जो हमारा अभियान था वो था कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करने का, उनको अभिनंदन देने का और उनको बताने का कि आप सब ने हम सब के लिए जो योगदान दिया है वो बहुत सराहनीय है। और इस अभियान में भारतीय वायुसेना के मालवाहक जहाज, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान सभी ने हिस्सा लिया है। आंखें अंदाज निहारती रह गईं
दिल से दुआ निकलती रही और दिमाग बस एक ही बात कहता रहा कि तुम हो तो हम हैं। ऐसा सम्मान पहले किसी को नहीं मिला, ऐसा आभार किसी को नहीं जताया। कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में आसमान झुक गया, फूलों की बारिश होने लगी, सम्मान में धुन बजने लगी, और तो और कुदरत की आंखें भी नम हुई, बादल भी बरसे। आसमान साफ हुआ तो अद्भुत नजारा दिखा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हर तरफ वायुसेना के विमान अस्पतालों पर फूलों की बारिश करने लगे। आइए सबसे पहले राजधानी की तस्वीरें देखते हैं। दिल्ली में राजपथ पर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो 26 जनवरी की तस्वीरें सामने उभर आईं। देश की आन बान और शान ने रगों में जोश भर दिया। बस फर्क इतना था कि इस बार राजपथ खाली था। आसमान में Su-30 और MiG-29 विमान और उसके पीछे पीछे आप साथ ही देखिए तीन विमान यहाँ पर Su-30, MiG-29 और जैगुआर, ये 3 विमान हमारे सामने से राजपथ के आसमान से गुजरते हुए जा रहे हैं। ये देश की सेनाओं का सलाम है कोरोना के कर्मवीरों को। ये जो Mi-17 है, ये तो हम देखते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस होते हैं तो दुश्मन की टेरिटरी में ये ट्रूप्स को उतारने के भी काम आते हैं। लेकिन आज ये फूल बरसा रहे हैं, आज ये फूल बरसा रहे हैं उन सभी कर्मवीरों पर जो कोरोना के इस संकट काल में भी लगातार लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के ऊपर से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो सिर गर्व से ऊंचा हो गया। फिर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की और नीचे डॉक्टर और पूरा मेडिकल स्टाफ तालियों से आभार जताने लगा। लॉकडाउन एनफोर्समेंट के लिए बहुत मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रही है और इसीलिए चाहे वो आरएएफ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, अपने मन के भय को, अपने निजी स्वार्थ, अपनी सेहत, अपनी कामना, अपनी सुरक्षा को वो ताक पर रखकर दूसरों की जान बचाने के लिए निकल रहे हैं। और इसीलिए आज सेना निकली है ताकि हम सब मिलकर एक देश के तौर पर सम्मान कर सकें और ये बता सकें कि आपकी सेवा याद है और हमेशा रहेगी इस देश को और हम उसका सम्मान करेंगे। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के ऊपर भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने सम्मान भरा पैगाम दिया। आसमान से फूलों की वर्षा हुई और नीचे डॉक्टरों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पर भी आसमान से फूल बरसे और नीचे सेना के बैंड ने जोश भरा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऊपर से वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया तो पूरे मेडिकल स्टाफ ने तालियों से आभार जताया। मुंबई में वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 ने फॉर्मेशन बनाकर कोरोना योद्धाओं को सलामी दी। जेजे अस्पताल के ऊपर भी वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर ने कस्तूरबा गांधी अस्पताल, अश्विनी नवल अस्पताल कोलाबा पर फूल की पंखुड़ियों की बौछार की। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने मुंबई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल का दौरा किया और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। कोलकाता में भी सेना ने बताया कि पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के साथ है। इंडियन एयरफोर्स की Mi-17 हेलीकॉप्टर ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों के सम्मान में कुछ इस अंदाज में फूलों की बारिश की।
सेना ने चेन्नई के अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों की जिंदगी बचाने में लगे कोरोना योद्धाओं को भी याद किया और दिल से उनका सम्मान किया। लखनऊ में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने फूलों की बारिश की तो डॉक्टरों ने कहा ऐसा सम्मान कभी नहीं देखा। देश के करीब करीब सारे शहरों में ऐसा ही अंदाज नजर आया। अस्पतालों पर फूलों की बारिश और फिर स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताना, कहीं हेलीकॉप्टर से तो कहीं लड़ाकू विमान से पुष्प वर्षा की गई। आज तक ब्यूरो। शायद ही कोई ऐसा तबका है जिससे कोरोना अपना शिकार नहीं बना रहा है। पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मियों के बीमार होने की खबरें तो लगातार सामने आ ही रही हैं। अब अर्धसैनिक बलों में भी वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देश के सबसे बड़े पैरा मिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के 144 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। एक सब इंस्पेक्टर की मौत भी हो चुकी है। वहीं बीएसएफ के भी 41 जवान कोरोना के मरीज हो चुके हैं। चाहे लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की बात हो या लोगों को जागरूक करने की या फिर जरूरतमंदों की मदद की, सीआरपीएफ के जवान आपको हर जगह नजर आएंगे। लेकिन अब इन कर्मवीरों को कोरोना बड़ी तेजी से अपना शिकार बना रहा है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल का मुख्यालय सील कर दिया गया है। जी हां, 5 मंजिला ये इमारत दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है। चंद घंटे पहले तक यहां अधिकारियों और कर्मचारियों का आना जाना था, लेकिन अब यहां सन्नाटा पसरा है। अब इस पूरी इमारत को सैनिटाइज किया जाएगा। दरअसल सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में तैनात स्पेशल डीजी के निजी सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही हेडक्वार्टर में तैनात एक बस ड्राइवर भी कोरोना का संक्रमित पाया गया है। ड्राइवर सीआरपीएफ के कर्मचारियों को हेडक्वार्टर तक लाने और ले जाने का काम किया करता था। मुख्यालय में 2 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्पेशल डीजी और 10 दूसरे अधिकारियों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। साथ ही कोरोना के दोनों मरीजों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। दिलचस्प ये कि अभी कुछ ही दिन पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक ने 21 दिनों के होम क्वारंटीन से वापस लौटकर दफ्तर आना शुरू किया था और अब स्पेशल डीजी को होम क्वारंटीन में भेजा गया है। अब तक सीआरपीएफ के 144 जवानों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है, जिसमें से 135 जवान दिल्ली के मयूर विहार में तैनात 31वीं बटालियन के हैं। पूरी बटालियन को सील कर दिया गया है। 31वीं बटालियन में तैनात सीआरपीएफ के एक 55 साल के सब इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। अभी 20 जवानों के कोरोना टेस्ट के नतीजों का इंतजार। करीब 3.25 लाख जवानों वाले देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल में कोरोना के तेज संक्रमण ने कई सवाल खड़े किए हैं। सूत्र बताते हैं कि वो सारे सवाल गृह मंत्रालय को परेशान कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीआरपीएफ के महानिदेशक से पूछा गया है कि आखिर क्यों जवानों में वायरस के संक्रमण को रोका नहीं जा सका। आज तक को हाथ लगी जानकारी के मुताबिक विवाद की धुरी 2 दिशा निर्देशों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले में 5 दिन क्वारंटीन की सलाह दी गई थी और दूसरे में 14 दिन क्वारंटीन की। बहरहाल सिर्फ सीआरपीएफ ही नहीं, कोरोना ने दूसरे अर्धसैनिक बलों में भी सेंध लगाई है। जामा मस्जिद इलाके में तैनात बीएसएफ के 126वीं बटालियन के 31 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बटालियन के 5 जवानों के टेस्ट नतीजे अभी बाकी हैं। देश भर में बीएसएफ के अब तक 42 जवान पॉजिटिव हैं। अर्धसैनिक बलों में कोरोना का संक्रमण वाकई चौंकाने वाला है। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कैसे देश में कोरोना की तेज रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 40,000 के पार पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 1,306 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस बीच 10,887 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। कोरोना से 1306 मरीजों की जान जाना चिंता का सबब। हिंदुस्तान के लिए ये आंकड़े लगातार कम हो, इसकी कोशिश फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स की ओर से किए जा रहे हैं। 10,887 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, ये उम्मीद पैदा करने वाली खबर है। जबकि बीते 24 घंटे में 53 मरीजों ने दम तोड़ दिया है और अब तक 40,263 कुल कोरोना संक्रमण के मामले देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आए हैं। और अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर और छात्रों की खबरें। अलग अलग राज्यों से स्पेशल ट्रेन के लगातार चलने से प्रवासी मजदूरों और छात्रों को भारी मदद पहुंची है।
ट्रेन से कोटा से निकले छात्र रांची पहुंच भी गए हैं। वहीं कोटा से छात्रों को लेकर एक ट्रेन पटना के लिए भी रवाना हुई है। दूसरी तरफ कई ट्रेनें मजदूरों को लेकर उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के सफर में निकल चुकी हैं। झारखंड के हटिया स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही छात्रों ने राहत की लंबी सांस ली। आंखें चमक उठी थी, चेहरे खिल गए थे। अफसरों ने ट्रेन से उतरते ही छात्रों को गुलाब का फूल दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए सभी 1000 छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। छात्रों को कोटा से लेकर एक ट्रेन मंजिल तक पहुंच चुकी थी तो दूसरी बिहार के लिए कोटा से रवाना हो रही थी। लंबे वक्त से मां बाप से दूर रहे छात्रों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। (847) मजदूरों को लेकर नासिक से चली श्रमिक एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची। रेलवे स्टेशन में ही सभी का मेडिकल चेकअप किया गया। स्कैनिंग के बाद मजदूरों को भोजन का पैकेट मुहैया कराया गया। लखनऊ से अब लोगों को उनके गृह जिले भेजा जाएगा, लेकिन वो घर 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने के बाद ही भेजे जाएंगे। के लिए देखिए यूपीएसआरटीसी की तरफ से बसों की व्यवस्था की गई। पहले से हम लोगों ने रूट चेकआउट कर लिया था, किस रूट पे कितने लोग जाने हैं, उस हिसाब से उतनी बसें लगाई गई हैं। उनके लिए फ्लैक्सी लगाई गई है। पूरी स्टेशन की मॉपिंग की गई थी, सैनिटाइजेशन कराया गया था और जो यात्री आ रहे हैं उनको नगर निगम की तरफ से खाने की व्यवस्था की गई है। खाने के पैकेट दिया जा रहा है और उनके पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों और दूसरे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का सिलसिला तेज हो गया है। आज महाराष्ट्र के भिवंडी से 1200 मजदूरों को लेकर ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई। केरल से 1150 मजदूरों का जत्था विशेष ट्रेन से ओडिशा के गंजम जिले पहुंचा है। मजदूरों को लिए हुए एक स्पेशल ट्रेन कर्नाटक से ओडिशा के लिए रवाना हो चुकी है। 1200 मजदूरों को लेकर सूरत से ट्रेन ओडिशा के लिए निकल चुकी है। वहीं साबरमती से कानपुर के लिए निकली स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंच चुकी है। पिछले 2 दिनों में स्पेशल ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों में फंसे 12 से 15 हजार मजदूर अपने गृह राज्य या तो पहुंचाए जा चुके हैं या फिर रास्ते में हैं। काम बंद होने के बाद आर्थिक बदहाली के शिकार हुए मजदूरों के लिए ये बेहद राहत वाला फैसला था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि एक ट्रेन में 1200 लोगों के सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला कैसे पालन हो रहा है। आज तक ब्यूरो। यूं तो कोरोना का संक्रमण पूरे देश में है, मगर महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना की भयानक मार पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,000 के पार हो गई है। वहीं गुजरात में भी 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। ने शहर की सूरत ही बदल दी। दुर्भाग्य यह है कि देश में कोरोना की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर ही पड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,296 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 521 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। मुंबई में ही 8,351 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मुंबई में कोरोना से 322 लोग दम तोड़ चुके हैं। मुंबई में किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके, इसलिए हर जतन किए जा रहे हैं। ये MMRDA का ग्राउंड है। यहाँ BMC अस्थायी अस्पताल बनवा रही है ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्थिति नियंत्रण में रहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे भी स्वास्थ्य कर्मियों की मदद को आगे आए हैं। MNS प्रोटीन युक्त खाने के पैकेट स्वास्थ्य कर्मियों को मुहैया करा रही है। मुंबई के बाद महाराष्ट्र में कोरोना की सबसे ज्यादा मार पुणे पर है। यहाँ कोरोना संक्रमितों को बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होगा। ससून अस्पताल को प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की इजाजत मिल गई है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा परेशान गुजरात है। गुजरात में 5,050 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। गुजरात में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अहमदाबाद में 3,500 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। अहमदाबाद में कोरोना से अब तक 185 लोगों की जान जा चुकी है। समझना आसान है कि दोनों राज्यों में कोरोना का संकट बड़ा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घरों में ही रहें। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।